हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे इंक्लूसिव क्लासरूम को मैनेज किया जाए। ठीक है, तो इंक्लूसिव क्लासरूम मैनेजमेंट, तो काफ़ी बच्चों की मेल आ रही थी कि इस पे वीडियो चाहिए। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, पढ़ते हैं क्या होता है इंक्लूसिव क्लासरूम मैनेजमेंट या समावेशी कक्षा प्रबंधन। ठीक है, तो टॉपिक है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल में। तो जल्दी से देखते हैं कैसे इंक्लूसिव क्लासरूम को मैनेज किया जा सकता है या क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या मेथडोलॉजीज हैं। ठीक है, और किस तरह से हम इंक्लूसिव क्लासरूम को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इंक्लूसिव क्लासरूम होता क्या है? तो इंक्लूसिव क्लासरूम या समावेशी कक्षा क्या है? एक जनरल क्लासरूम है जहाँ पे सभी तरह के बच्चे पढ़ते हैं, चाहे उनमें कोई डिफरेंटली एबल हो चाहे ना हो। ठीक है, तो सभी एक साथ पढ़ते हैं। और इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब भी यही है जहाँ पे सभी बच्चों को वेलकम किया जाए विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, वहां पे किसी भी तरह का भेदभाव ना किया जाए। उसी क्लासरूम को या उसी स्कूल को कहते हैं इंक्लूसिव क्लासरूम या समावेशी शिक्षा या समावेशी कक्षा। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है? बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल प्रोसेस है या बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है ओवरऑल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। ठीक है, जितना अच्छा मैनेजमेंट होगा, जितनी अच्छी प्लानिंग होगी और जितना अच्छा उनका एग्जीक्यूशन होगा, उतनी ही ज्यादा अच्छे तरीके से इंक्लूसिव क्लासरूम को मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, और अब जब कोई चीज़ अच्छे से मैनेज करनी है तो वहाँ पे फिर टीचर्स का एटीट्यूड पॉजिटिव होना या अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। और ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन का भी एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दे आर बर्डन ऑन अस एंड दैट काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, सभी को एक हेल्पिंग नेचर अपनाना होगा। जो पूरे स्कूल का एनवायरनमेंट है वो एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए या सभी लोगों का। ठीक है, टीचर्स का, एडमिनिस्ट्रेशन का और फेलो का, मतलब क्लासमेट्स का भी एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और वो कब अच्छा होगा? जब अच्छी प्रैक्टिसेस अपनाई जाएंगी, अच्छा एनवायरनमेंट बनाया जाएगा। क्लियर है? आपको जैसे भी डिफाइन करना है हिंदी में आप कर सकते हो। तो चलो, अब लर्निंग क्या है स्टूडेंट की, बेसिकली किस पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है कि किस तरह से क्लासरूम को मैनेज किया जा रहा है और किस तरह से क्लासरूम को कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, अब इंक्लूसिव क्लासरूम में होता क्या है, थोड़ी एक्स्ट्रा केयर देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो हैं उनकी कुछ स्पेशल नीड्स हैं, उनकी कुछ स्पेशल ज़रूरतें हैं। ठीक है, अब उन्हें पूरा करने के लिए हमें और ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज करना होता है और कंट्रोल करना होता है। ठीक है, और टीचर्स को भी ज़्यादा ध्यान देना होता है बच्चों पे और उनको नई नई मेथडोलॉजीज का, पेडागोजीज का और करिकुलम में टाइम टू टाइम बदलाव लाने पड़ते हैं ताकि इंक्लूसिव क्लासरूम को अच्छे से मैनेज किया जा सके, अच्छे से प्रबंधन हो सके। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलो देन, कुछ मेथड्स हैं जिसके जरिए आप क्लासरूम, इंक्लूसिव क्लासरूम को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। अगर आपके पॉइंट कुछ इससे अलग हैं, आपको लगता है कि ये पॉइंट भी होना चाहिए एक प्रॉपर क्लासरूम के मैनेजमेंट में, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, एग्जाम में आप अपने तरफ से भी कुछ पॉइंट ऐड कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, प्लानिंग होनी चाहिए, करिकुलम कैसे डिसाइड हो वो होना चाहिए, सिटिंग अरेंजमेंट कैसी हो क्लासरूम में वो डिसाइड होना चाहिए, विजुअल एड्स का यूज होना चाहिए। फोर्थ है यूज ऑफ वेरियस इंस्ट्रक्शनल फॉर्मेट एंड पेडागोजिकल मेथड्स। अभी अच्छे से हम डिस्कस करेंगे इन सभी को। चलो, फिफ्थ है लिमिटिंग द यूज ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, सिक्स्थ है इम्प्लीमेंट यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। सेवेंथ है यूज ऑफ आईसीटी टूल्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस। एट्थ है ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल्स। ठीक है, नाइन्थ है ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपको जैसे भी ये पॉइंट लिखने हैं आगे पीछे लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलो देखते हैं जल्दी से। तो चलो, प्रॉपर प्लानिंग करना या करिकुलम डिसाइड करना बहुत ही ज़रूरी है। प्रॉपर प्लानिंग इसलिए होती है ताकि टीचर्स डिसाइड कर सको आप कैसे होनी चाहिए, उनकी ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, फर्नीचर कैसे होनी चाहिए, असिस्टिव डिवाइसेस कैसे यूज होनी चाहिए, या जो भी ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरह से होना चाहिए। ठीक है, तो प्लानिंग करना बहुत ही ज़रूरी है और प्लानिंग को टाइम टू टाइम चेंज करना होगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग बच्चे आते हैं, सबकी नीड्स अलग अलग होती हैं, तो टाइम टू टाइम प्लानिंग भी चेंज होती रहेगी जिस तरह से हमको रिजल्ट मिलता रहेगा। क्लियर है? ठीक है, पहले हम आइडिया बनाते हैं ना, फिर प्लान करते हैं, फिर स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, देन हमें सक्सेस मिलती है। और सक्सेस नहीं मिलती देन हम फिर से आइडिया पे आ जाते हैं, फिर से प्लान करते हैं। चलो, सेकंड है सिटिंग अरेंजमेंट। तो सिटिंग अरेंजमेंट कैसी होनी चाहिए? रो में होनी चाहिए। और ओवरऑल क्लास में क्या है, एक्स्ट्रा स्पेस होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चों की अलग अलग नीड है, थोड़ा
टेबल के बीच में भी स्पेस होनी चाहिए और ओवरऑल यहाँ पे चलने के लिए भी स्पेस ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि बच्चे हो सकते हैं अपनी डिवाइसेस के साथ आए या अपने कुछ उनके पास इंस्ट्रूमेंट हैं उनके साथ आए, ठीक है। तो क्लासरूम का स्पेसियस होना बहुत ही ज़रूरी है। और कई बार क्या होता है, बच्चों को अगर कोई कॉग्निटिव दिक्कत है तो वो ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो ऐसे केस में बच्चों को टीचर्स के बहुत क्लोज बैठना चाहिए या हो सके तो फर्स्ट बेंच पे बैठाना चाहिए उन्हें, ठीक है। और ऐसे बच्चों को डोर से मतलब दरवाजों से और खिड़कियों से दूर बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ भी दरवाजे के पास होगा या खिड़की के पास होगा तो वो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। क्लियर है? चलो देन है विजुअल एड्स। तो विजुअल एड्स का यूज करना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसमें हम सिंबल्स यूज कर सकते हैं, साइंस यूज कर सकते हैं, चार्ट्स यूज कर सकते हैं, ग्राफ्स यूज कर सकते हैं, मैप्स यूज कर सकते हैं, या जो भी ऐसी चीज़ें जिनको हम विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। क्योंकि विजुअल जो कंटेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा याद रहता है, ठीक है। तो ग्राफिक्स का यूज करना क्यों जरूरी है? लर्निंग प्रोसेस को वो इंक्रीज कर देता है और बच्चों में रिटेंशन को भी इंक्रीज कर देता है। बच्चों को वो चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहती हैं, ठीक है। और विजुअल एड्स क्या होते हैं? बहुत अपीलिंग होते हैं, कलरफुल होते हैं, बच्चों को देख के ही अच्छा लगता है उन्हें, इंटरेस्टिंग होते हैं और इंटरेक्टिव होते हैं। चलो देन है यूज ऑफ वेरियस इंस्ट्रक्शनल फॉर्मेट्स एंड पेडागोजिकल मेथड्स। तो टीचिंग स्किल्स क्या है, बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग हमें हमेशा डिसाइड होनी चाहिए और ये भी सोचना चाहिए हमें कि एक स्ट्रेटजी सभी बच्चों पे अप्लीकेबल नहीं हो सकती, ठीक है। तो हमें टाइम टू टाइम उसको चेंज करना होगा। चलो देन सेकंड फॉर्मेट है कि जो भी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है अगर वो अच्छा से काम कर रहा है, वर्किंग है, तो उसको हमें अडेप्ट करना होगा बच्चों के अकॉर्डिंग। या हम सेम फॉर्मेट अगर सेम बच्चों पे काम कर रहे हैं देन उसका हम ग्रुप बना सकते हैं, उनका हम ग्रुप बना सकते हैं और वही स्ट्रेटजी उन बच्चों पे लागू कर सकते हैं, ठीक है। और क्या है, टाइम टू टाइम टीचर्स को नई पेडागोजिकल स्किल्स को अपनाना होगा बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग, ताकि उनकी जो ओवरऑल टीचिंग है वो और ज़्यादा अफेक्टिव हो सके इंक्लूसिव क्लासरूम में, ठीक है। देखो इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या है, बच्चे एक्सेप्शनल हैं, मतलब उनकी डाइवर्स एजुकेशनल नीड है। उन डाइवर्स एजुकेशनल नीड्स को पूरा करने के लिए टीचर को हमेशा बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा। टीचर को ये पता करना पड़ेगा कि कौन सी पर्टिकुलर स्किल्स बच्चों पे काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर वो कर रही है तो वही मेथड अपनाना होगा और टाइम के अकॉर्डिंग अगर बच्चों की नीड बदलती है देन नया मेथड अपनाना होगा। गेटिंग माय पॉइंट? चलो देन है लिमिटिंग द यूज ऑफ पनिशमेंट। तो पनिशमेंट देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि ये बच्चों को डरा सकता है। जैसे कि पावलो का सिद्धांत है ना कि क्लासिकल कंडीशनिंग हो जाती है, तो बच्चे क्या है पनिशमेंट को स्कूल से रिलेट करके देखने लगते हैं और वो फिर धीरे धीरे उनके मन में डर बैठ जाता है, ठीक है। पनिशमेंट की बजाय हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का यूज कर सकते हैं। मतलब जो चीज हम उन्हें दे रहे हैं हम वो चीज नहीं देंगे उन्हें, ठीक है। तो वो है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पनिशमेंट क्या है, उन्हें सजा देना। तो पनिशमेंट नहीं देनी है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का यूज करना है ताकि हमें डिजायर्ड बिहेवियर मिल सके, ठीक है। चलो देन है इम्प्लीमेंट यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। तो ये क्या है, ऐसा डिजाइन जो कि सूटेबल है मोस्ट ऑफ द सेटिंग में और वर्ल्ड वाइड या बहुत सारी जगह पे अप्लाई हो रखा है और उसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हैं, ठीक है। तो हमें वो मेथड अपनाना होगा और उसको टाइम के साथ अपडेट करना होगा ताकि इंक्लूसिव क्लासरूम का जो ओवरऑल मैनेजमेंट है वो अच्छे से हो सके। क्लियर है? मतलब ऐसा होता है ना, टाइम टू टाइम देखो रिसर्च चलती रहती है और एक मेथड आता है कि भाई जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा हो तो उस मेथड को अपना लो और फिर टाइम के साथ जो भी नीड है उस मेथड को फिर अपडेट करते रहो। चलो देन है यूज ऑफ आईसीटी टूल्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस। तो असिस्टिव डिवाइसेस का यूज करना या आईसीटी टूल्स का यूज करना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। स्पेशल कंप्यूटर्स यूज कर सकते हैं स्विचेस के साथ, क्योंकि कई बच्चे क्या होता है उनका कोऑर्डिनेशन इतनी अच्छे से नहीं होता है तो माउस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम यूज करते हैं स्विचेस का। स्विचेस में क्या होता है ना, केवल बटन दबाना होता है और वो एक स्विच इंटरफेस डिवाइस होती है और वो फिर सीपीयू को सिग्नल करती है और सीपीयू से फिर मॉनिटर पे वो दिखाई देता है, ठीक है। तो उस केस में क्या है, बच्चे इजीली कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। टॉकिंग डिक्शनरी होनी चाहिए, टेक्स्ट रीडर्स होने चाहिए, स्पीकर्स होने चाहिए अगर किसी को हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, या हेडफोन्स होने चाहिए। स्पेशल कीबोर्ड्स होने चाहिए जिनमें बिगर कीज हों, मतलब जिनमें बटन बड़े बड़े हों ताकि वो अच्छे से देख सकें, अच्छे से उनको क्लिक कर सकें, ठीक है।
इंटरेक्टिव वाइड स्क्रीन हो सकती है ताकि जो ओवरऑल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव बन सके, बच्चों को ईजिली समझ में आए। क्लियर है? और ऐसी सभी डिवाइसेस जो कि क्लासरूम को और ज़्यादा एनहेंस करेंगी और इंक्लूसिव क्लासरूम के मैनेजमेंट को और ज़्यादा अच्छी करेंगी, हम उन सभी डिवाइसेस का यूज कर सकते हैं ताकि जो ओवरऑल लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सके। चलो, देन है ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल्स। तो इसमें क्या है, तो इस पॉइंट में क्या है, अगर आपको और ज़्यादा अच्छा मैनेजमेंट चाहिए आपके इंक्लूसिव क्लासरूम का, तो आप को टीचिंग पर्सनल्स का या को टीचिंग प्रोफेशनल्स की हेल्प ले सकते हैं, जिनमें आते हैं ऑर्थोपेडिक, साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट या स्पेशल टीचर्स। क्यों? क्योंकि ये स्पेशली ट्रेन होते हैं स्पेशल नीड्स के बच्चों को ट्रीट करने के लिए या उनकी नीड्स को समझने के लिए। तो जब भी ज़रूरत हो प्रोफेशनल्स की मदद लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और हो सके तो टाइम टू टाइम बच्चों की काउंसलिंग करवाना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलो, देन है ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर या मूलभूत सुविधा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इंक्लूसिव क्लासरूम को और ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सके। तो इसमें क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर में फर्नीचर अच्छा होना चाहिए, जो डोर्स हैं वो वाइड होने चाहिए, स्पेशल लेबोरेटरी होनी चाहिए, लाइब्रेरीज अच्छी होनी चाहिए, क्लासरूम का एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए और उसमें जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए वो भी फॉलो करने होंगे। मतलब कोई वायर खुली ना हो ताकि जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं वो अच्छे से चल सकें, कोई बीच में दरवाज़ों के बीच में ऑब्स्ट्रक्शंस ना हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा नॉइजी क्लासरूम ना हो ताकि बच्चे डिस्ट्रैक्ट ना हो। क्लियर है? चलो, प्रॉपर वॉशरूम्स होने चाहिए, एंट्री एग्जिट पे रैम्प्स होने चाहिए या लिफ्ट होनी चाहिए अगर स्कूल ओवरऑल बड़ा है। और मोस्टली तो क्या है, जो इंक्लूसिव क्लासरूम है वो फर्स्ट फ्लोर पे या ग्राउंड फ्लोर पे ही होनी चाहिए। क्लियर है? चलो, और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे साइन बोर्ड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको जो भी दूसरे पॉइंट दिखते हो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। वी हैव डिस्कस द हाउ टू मैनेज द इंक्लूसिव क्लासरूम या समावेशी कक्षा का कैसे प्रबंधन करें, ठीक है। तो ये कुछ रेफरेंसेस हैं, मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप और ज़्यादा अच्छे तरीके से इनको पढ़ सकते हो जाके कि किस तरह से इंक्लूसिव क्लासरूम को मैनेज करें, ठीक है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।